हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इस मैथ मस्ती जलवा कुमार ओमशिप चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रत्येक एवरी ईयर पूछे जाने वाले प्रश्नों को बता रहा हूं, जो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने मेरे मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो मैं पक्का कह रहा हूँ, गारंटी से, कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो। और आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो आप आगे काफ़ी जा सकते हो। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, ये आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और लगातार 15 क्वेश्चनों को 15 क्वेश्चन में से आप यदि आपने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है करेक्टली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी चल रही है और परफेक्ट कह सकता हूं। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब पहले दें। पूछा जा रहा है आपसे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वैसे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब बता ही रहा हूँ कि हमसे पूछा जा रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमारी एक एफपीएस सिस्टम होता है, एक एसआई सिस्टम होता है, एक होता है हमारा सीजीएस, जिसमें हमसे नहीं एसआई में पूछा जा रहा है और ना ही एफपीएस में पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सीजीएस में। तो हमारा बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है हमारा डाइन। क्या होता है दोस्तों? डाइन। तो यदि आपको इस पर क्वेश्चन का जवाब पता है तो हम बॉक्स में ज़रूर लिख लें, जिससे हमें पता चले कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता था। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं, जिसमें आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये बोर्ड की एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यदि आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया तो मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आप अच्छा कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा, यहाँ पर दोस्तों अल्फा है, ये अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी जो रिजल्टेंट है आपका पी है, या दोस्तों पी ना कहते हुए मैं यहाँ पर रिजल्टेंट को आर से शो कर रहा हूँ। आर हमारा दिया है यहाँ पर 13, और हम यहाँ मानते हैं ए बराबर हमारा दिया है यहाँ पर मान लीजिए 12, और हमारा जो बी बराबर हमारा दिया है यहाँ पर 5। तो हमें बताना है कि अल्फ़ा, हमें फाइंड करना है यहाँ अल्फ़ा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट किया है। तो आइए मैं एक सूत्र से इसको क्वेश्चन को हल करके आपको बता रहा हूँ। आपने सदिश वेक्टर पढ़ा है दोस्तों, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वी कॉस अल्फा। यदि अल्फा है तो आप अल्फा यूज करेंगे, यदि आपका थीटा है तो थीटा। तो पी आपका रिजल्टेंट कितना दिया है 13, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का हो जाएगा यहाँ पर 144, प्लस बी का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 25, अच्छी तरह प्लस, सॉरी प्लस है दोस्तों, प्लस और 2ab, ए हमारा 12, बी हमारा 5, तो 12 पंजे 60, 60 का अगर 2 में करोगे तो यहाँ पर 120 कॉस अल्फा। दोस्तों 169 और 144, 169 बराबर 144 प्लस 25, यहाँ पर 25 और 144 आपका हो जाएगा 169। 169 को अगर इधर ले जाओगे आप तो 169 माइनस 169 आपका टोटल कितना आएगा 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इतने चीज़ पार्ट को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ बराबर यूज कर रहा हूँ, यहाँ 0। तो यहाँ पर 120 है हमारा, कितना है दोस्तों 120। अगर 120 इसके इंटू में यहाँ किस में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड में बचेगा कॉस अल्फा।
कितना बचेगा दोस्तों, कॉस अल्फा या कॉस अल्फा। और यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है, अगर इसको डिवाइड मारेंगे हमारा तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ से हमारे यहाँ से निकल आएगा कि अल्फा बराबर कॉस अल्फा बराबर 0। और कॉस की टेबल में ये 0 वैल्यू कितने की होती है, 90 की दोस्तों, कितने की होती है, ये होती है हमारी 90। और 90 को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो आप 0 से 0 काटोगे इससे, तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा दोस्तों, π/2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से आपने कर पाया होगा, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से काफ़ी मोस्टली है, यदि आप इनको स्किप ना करें तो आप क्वेश्चन नंबर तीसरे, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा दोस्तों कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं। दोस्तों जब पूछा जा रहा है कि कोई दो, आपके पास यहाँ पर दो गाड़ी हैं और ये यहाँ से समान समय अंतराल में समान दूरी, यहाँ से जो पथ है हमारा इक्वल मतलब कर रही हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। आपसे पूछ रहा है अवमंदित गति, अवमंदित गति रुकने वाली गति होती है, तो ये तो हम कह नहीं सकते, ये हमारा हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तुरंत गति, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है। असमान गति, असमान क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि समान चाल से चल रही है, ये भी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी एक समान गति होगी, क्योंकि समान दूरी तय कर रही है दोस्तों, तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर चौथे को कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था गत अवस्था परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसका कारण है। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार और अच्छी से पढ़िए, क्या बोल रहा है हमसे कि कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था अथवा गत की अवस्था परिवर्तन नहीं करती। दोस्तों यही है इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर इसी लाइन में छिपा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इसका कारण क्या है, हमें इसका कारण बताना है। तो हम जानते हैं कि आपने न्यूटन का जो प्रथम नियम पढ़ा है कि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम में रहेगी, गति की अवस्था में तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और उस पहले नियम को हम क्या कहते हैं, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया, यानी जड़त्व का नियम। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताते जाना है। पूछा जा रहा है कि एक घोड़ा, यहाँ दोस्तों एक घोड़ा 5 न्यूटन के बल है, सॉरी 20 न्यूटन, यहाँ पर एक घोड़ा 20, दोस्तों 20 है यहाँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ लेना आप कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों तो आपको बताना है कि ये घोड़ा 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ बराबर हमारा दिया है 20 न्यूटन। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि एफ बराबर हमारा कितना दिया है 20, और डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया है 5 मीटर, तो आप कह सकते हैं कि 25, और इसका मात्रा क्या होता है जूल, इसका आंसर 25 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा W बराबर एफ एस, तो आप
एफ की वैल्यू इसमें 20 है, एस की वैल्यू इसकी 5, तो आंसर नंबर इसमें सी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि समुद्र में उठने वाली ज्वार का कारण। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हमारा समुद्र में हम जाते हैं तो उसमें ज्वार भाटा आ जाती हैं, तो आप बताइए क्या कारण है समुद्र में उठने वाली ज्वार का कारण क्या है? कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल के कारण। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा जो चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, वो उसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द इसमें ए इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक 2018 में पूछा गया है ये दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान पर। पिंडों के जो हमारा ग्रेविटेशन है वो हमारा डिपेंड किस पर रहता है? पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे पिंडों के द्रव्यमान पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। यह किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसमें ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से, इसमें से किसी में नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर दे पाएँ कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। यहाँ पर इस प्रकार मान लीजिए एक आपके पास कोई बोतल है दोस्तों, और पानी से भर रही है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें वाटर है, इसमें। तो यहाँ तो दोस्तों इसमें टोटल वाटर है। बोला बोतल दाब, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है बोतल में ऊपरी सतह पर। दोस्तों यहाँ पर होता है, पूछ रहा है बोतल के मध्य में, मिडिल पॉइंट में, पहले ऊपर फिर मध्य में, पहले यहाँ टॉप पर और फिर यहाँ पॉइंट में नहीं, बोतल की पैंदी पर। तो दोस्तों इसका जो सब टोटल प्रेशर है यहाँ पर, ये बोतल की पैंदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को लगा रहे होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? बताइए दोस्तों। जब आपने किसी अंदाज़ा किया होगा कि जब आप फ्रिज में किसी बर्फ़ को रखते हैं, पानी को रखते हैं, तो बताइए जब हमारी फ्रिज में जब बर्फ़ जम जाती है तो जो वाटर के जो हमारे अणु होते हैं, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? घटती है या बढ़ती है, या नॉन चेंज, या नथिंग से डेट? कुछ नहीं कहा जा सकता, नथिंग कैन बी से। तो बताइए दोस्तों। तो यदि आपने आसानी से अगर देखा होगा तो वो स्पेस पूरा घेर लेते हैं और उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। की ओर पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं जो एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा। कुछ अणुओं का घटेगा तथा अन्य अणुओं का बढ़ेगा। दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि यदि हमारी गाड़ी है उसमें सिलेंडर रखें मान लीजिए, तो पूछा जा रहा है कि उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिस्क्रीज होगा या कांस्टेंट होगा, या कुछ का बढ़ेगा या कुछ का घटेगा? तो दोस्तों आपने अंदाजा किया होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ता तो सिलेंडरों में से हीट हो जाती तो आग लगने की संभावना होती है। यदि घटेगा तो और ज़्यादा खतरा होता है।
तो जिसमें हमारा कांस्टेंट रहता है, इसमें नॉन चेंज होता है, यानी नियत, हमारे जो टेम्परेचर होता है उनका नियत होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो हमसे पूछा जा रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो दो वस्तुओं में ऊष्मा का जो प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है, उनके द्रव्यमान पर जो उनका मास होता है उनके कारण, या उनमें ऊष्मा की मात्रा, जो हीट की जो मात्रा होती है उसके कारण, या उनके तापांतर जो टेम्परेचर में जो इंटरचेंज होता है, परिवर्तन होता है उसके कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब यदि आपकी हथेली है, यदि आप हथेली पर थोड़ा पानी डालेंगे तो आपको फीलिंग होगा कि जो, क्योंकि आपकी हथेली होती थोड़ी हीटिंग होती है और वाटर ठंडा होता है, तो आपने देखा होगा तुरंत आपको फीलिंग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो तापमान होता है, हम कह सकते हैं जो हीट होती है वो उच्च मतलब अधिकतम ताप से निम्नतम ताप की ओर बहती है, जिससे कि आपने देखा होगा लकड़ी को आप एक स्थान पर गर्म करोगे तो धीरे स्लोली दूसरे पार्ट में उसका मतलब हीटिंग हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि उनकी जो टेम्परेचर को जो तापांतर है उस पर निर्भर करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मा चालन की विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम किसी पर, अगर ये हमारा मान लीजिए दोस्तों एक प्लेट है और नीचे से इसमें हीटिंग लग रही है मान लीजिए, तो इसके जितना आप इसका हीट बढ़ाओगे तो इसके मॉलिक्यूल जो अणु हैं ऊपर नीचे जाएंगे। तो ये हमारी विधि होती है समवन। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। और विकिरण क्या होता है दोस्तों, जिससे हमारे जो सूर्य का प्रकाश आता है वो हमारा विकिरण द्वारा होता है, तो इसमें ये भी नहीं है। तो चालन वह विधि है जिसमें हमारे, अगर लकड़ी को आप एक स्थान पर हीट करोगे तो धीरे धीरे आपकी इस पार्ट तक आ जाएगी, लेकिन जो अणु होते हैं वे अपना स्थान को रिप्लेस नहीं, मतलब अपना स्थान नहीं बदलते, यहाँ तक स्लोली आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यदि समतल दर्पण को 10 घुमा दिया जाए, दोस्तों यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि यदि कोई दर्पण है इसको हम घुमाएंगे तो 2b लगता है हमेशा। तो यदि आपको 10 डिग्री घुमाओगे उसको तो ये आपका घूमेगा 10 का अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 20। यदि आप समतल दर्पण को 20 घुमाओगे तो ये 40। यह समतल दर्पण को आप 10 डिग्री घुमाओगे तो वह कितना घूमे, जो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी आपकी 20। और यदि आप परावर्तित किरण को 20 घुमाओगे तो समतल दर्पण कितना घूमेगा 10। ये इसका रिलेशन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें 20 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपका 14 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हमारा सूर्य ढलता है तो और उदय होता है तो आप देखते हैं कि उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, लेकिन उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरे दिन का प्रकीर्णन होता है उसमें किसका होता है दोस्तों, बैगनी रंग का, क्योंकि बैगनी रंग का इसमें प्रकीर्णन अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, प्रकीर्णन के कारण,
अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। सॉरी दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन छूट चुका है, डी, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में बताना है कि आप किसके द्वारा बताएंगे इसमें कि जब सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, इसका कारण क्या है। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, जब तक के लिए धन्यवाद।